Welcome you all guys in our free online learning platform Let's Study India। आज के इस वीडियो में हम सेमेस्टर थर्ड की टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सेमेस्टर थर्ड में यूनिट फर्स्ट की जो पहली टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ जीन की, हम सबको पता है कि जीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस सेमेस्टर में आपको ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ना है, तो इन सब चीज़ों के बारे में ये जो पूरा खेल है वो जीन्स का, प्रोटीन्स का ही तो है। तो जीन्स को जब तक हम डिटेल में नहीं जानेंगे तब तक हम सेंट्रल डोग्मा को आगे नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, जो कि आपका यूनिट फर्स्ट है। ओके, देखिए जीन होता क्या है। जीन इज व्हाट, हम क्या कहते हैं कि जीन क्या है। ये डायग्राम दिख रहा है आपको, इस डायग्राम में ध्यान से देखिए। ये कोई एक सेल है, सेल कोई एक सेल है, और हम सबको पता है कि किसी भी सेल का जो मेन कंपोनेंट होता है, आइदर वो प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, कोई भी सेल हो, लेकिन हर सेल का मेन 3 कंपोनेंट होता है, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, और इस सेल के पास भी है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक, अब क्या हो रहा है, ये वही न्यूक्लियस, यही न्यूक्लियस है जिसमें सारे इंफॉर्मेशन होती हैं। ठीक है, सारे इंफॉर्मेशन जो होती हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कह लीजिए या जो भी इंफॉर्मेशन है, वो इसी सेल में होती हैं। क्रोमोसोम सेल के अंदर, इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है। तो इस न्यूक्लियस के इतने पार्ट को हम एनलार्ज करके देख रहे हैं, तो वो एक ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, इस क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे तो ढेर सारे डीएनए प्रेजेंट हैं। इस क्रोमोसोम में डीएनए प्रेजेंट हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं। ये देखिए डीएनए है। डीएनए क्या होता है, डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज व्हाट, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो होता है वो एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, बल्कि वहीं आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड, ये सारी चीजों से मिलकर डीएनए बना होता है। नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरामिडिन। जो फर्दर 4 टाइप्स के होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये डीएनए का हो गया। बट अगर वहीं हम आरएनए की बात करें तो सारी चीजें हैं, बट थाइमिन की जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल। डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, लेकिन यहाँ पे हमें डीएनए दिख रहा है। क्यों, अभी हम जीन को खोज रहे हैं। इस डायग्राम से हम आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, इस डायग्राम से हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जीन होता कहाँ है। ठीक है, जीन कहाँ होता है, तो ये कोई एक सेल रहा, उस सेल का एक न्यूक्लियस रहा, उस न्यूक्लियस के थोड़े से पोर्शन को हम एनलार्ज करके देख रहे हैं, तो हमें ये दिख रहा है, हालांकि पूरे न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, बट हम थोड़ा सा एनलार्ज करके देखने की कोशिश कर रहे हैं, और दिख रहा है क्या कि एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है। दैट मीन्स क्या कि इस न्यूक्लियस में पूरा क्रोमोसोम प्रेजेंट है। सेल के अंदर न्यूक्लियस, उसके अंदर क्रोमोसोम, अब क्रोमोसोम के अंदर डीएनए। ये देखिए, ये पूरे डीएनए के स्ट्रैंड है, ये डीएनए के स्ट्रैंड है। अब डीएनए की स्ट्रैंड जो होती है वो कुछ ऐसी होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सुगर फॉस्फेट बैकबोन। सुगर फॉस्फेट बैकबोन। और इधर क्या प्रेजेंट रहते हैं, नाइट्रोजनस बेस। दोनों स्ट्रैंड पे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं।
और ये नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, किससे? इनको जोड़ देता है, जोड़ने वाला कौन है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो दोनों स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस को जोड़ देता है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का क्या मतलब है? मान लीजिए यहाँ पे प्रेजेंट होगा एडेनिन, तो इसके सामने थाइमिन। अगर यहाँ साइटोसिन है तो इसके सामने ग्वानिन। यहाँ पे थाइमिन है तो यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे साइटोसिन। कहने का मतलब है एडेनिन जो है वो हमेशा थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है, मतलब एडेनिन और थाइमिन की आपस में पेयरिंग होती है, साइटोसिन और ग्वानिन की आपस में पेयरिंग होती है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये हम अभी डीएनए की बात कर रहे हैं। ओके, अब आपको दिख रहा होगा कि मैम यहाँ पे आपने 2 लाइन बनाया, यहाँ पे आपने 3 लाइन बनाया है, क्यों? क्योंकि एडेनिन, हमको पता है ना कि ये आपस में किससे जुड़ रहे हैं, अभी मैंने बताया हाइड्रोजन बॉन्ड से। मे बी ये कलर आपके लिए थोड़ा विजिबल नहीं होगा तो मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रही हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से इनकी पेयरिंग हो रही है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होती हैं, वहीं साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसलिए अभी आप फर्दर आगे जब सिलेबस में पढ़ते जाएंगे तो जहां भी आप रेप्लिकेशन देखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे, तो रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, ये सब जो प्रोसेस होती हैं वो स्टार्ट उसी रीजन से होंगी जहां पे एटी रिच रीजन कहते हैं हम उसको, कि एटी रिच रीजन, एटी रिच रीजन, वो रीजन जहां पे कौन अमीर है? 80। मतलब वहां पे जो सीक्वेंस हमें देखने को मिलेंगे 80 के ज्यादा मिलेंगे। अब सोचिए क्यों हम 80 रिच रीजन से ही स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि 80 के बीच में सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वहीं साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो आप ये सोचिए ना, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान होगा कि 3 को? ऑब्वियसली है कि 2 को तोड़ना ज्यादा आसान होगा। तो इसीलिए जो भी चीजें स्टार्ट होती हैं वो 80 रिच रीजन से ही स्टार्ट होती हैं। ये सारी चीजें हैं डीएनए के बारे में। ठीक है, अभी और डिटेल है बट आपको यहाँ पे डीएनए नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए जिससे कि आपको आगे की चीजें पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे 80 रिच रीजन होगा, वहीं से चीजें स्टार्ट होंगी। इनिशिएशन हमेशा वहीं से होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, मेहनत कम करनी पड़ेगी, वो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा इन कंपैरिजन टू सीजी, क्योंकि उसके पास 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और 80 के पास 2 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक, वहीं अगर हम आरएनए की अब बात कर लें तो आरएनए क्या होता है? एक सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। एक सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें भी एडेनिन होता है, साइटोसिन होता है, ग्वानिन होता है, बट थाइमिन नहीं होता है। थाइमिन की जगह पे क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, तो जो चीजें यहाँ पे थी, एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड कर रहा था, तो यहाँ पे एडेनिन किसके साथ बॉन्ड करेगा? यूरेसिल के साथ। और साइटोसिन किसके साथ करेगा? ग्वानिन के साथ। क्लियर है इतनी चीजें? ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे, हमको यहाँ पे जीन के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है, तो हम जीन के बारे में पढ़ना चाह रहे थे। तो किसी भी चीज के बारे में जानने से पहले पता तो हो कि वो कौन है, कहाँ रहता है। तो जीन क्या है? किसी भी डीएनए का फंक्शनल पार्ट, किसी भी डीएनए का वो सेगमेंट जो कोई भी प्रोटीन बनाने के या प्रोटीन कोड करने में काम आता है। कोई भी डीएनए का वो सेगमेंट जो प्रोटीन कोड कर रहा हो। ठीक है,
जो क्या करेगा, एक प्रोटीन कोड करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, जीन। ठीक, तो डीएनए क्या है वो मैंने बताया। ये सारी चीजें हैं कहाँ, ये सारी चीजें सेल के न्यूक्लियस में होती हैं। न्यूक्लियस को थोड़ा इनलार्ज करेंगे, उसके अंदर क्रोमोसोम दिखेगा, क्रोमोसोम के अंदर मतलब क्रोमोसोम के अंदर डीएनए अरेंज रहता है, और उसी डीएनए का एक सेगमेंट जो फंक्शनल प्रोटीन इनकोड करता है, उसी को हम कहते हैं जीन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, द हेरिडिटरी यूनिट which are transmitted from one generation to next generation is called as gene। मेंडल साहब को याद करिए, मेंडल साहब ने क्या कहा था कि यार कुछ है जो चीजों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचा दे रहा है। ठीक, लेकिन वो ये नहीं कह पाए थे कि वो कुछ जीन है। उन्होंने कहा था कि देयर इज सम फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी ऑफ कैरेक्टर, कि कुछ ऐसा फैक्टर है जो कैरेक्टर्स की हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट वो ये नहीं बता पाए थे कि वो जीन है। लेकिन बाद में उसको 1906 में जोहानसन ने बताया कि वो जीन है। तो जीन क्या है, एक डेफिनेशन क्या है इसका, दी हेरिडिटरी यूनिट। ये क्या है, एक हेरिडिटरी यूनिट है। अगर जीन नहीं होता तो जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं आता, और अगर वो नहीं आएगा तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कोई भी कैरेक्टर नहीं आएगा, तो पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच में कोई सिमिलरिटीज नहीं देखने को मिलेगी। हम नहीं पता कर सकते हैं कि हाँ ये बच्चा उन्हीं पेरेंट्स का है। ठीक है, तो जीन इज व्हाट, gene is a hereditary unit which is responsible for the transfer of character from one generation to next generation। okay? अभी क्या है, एक और है, gene can be defined as a small part or sequence of segment of DNA which have the ability to code for a functional protein which can perform the essential cellular function of cell। थोड़ा सा टफ हो गया ना, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा हो गया, कोई बात नहीं, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जीन को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि डीएनए का वो स्मॉल सीक्वेंस या वो स्मॉल पार्ट जो क्या कर रहा है, कोड फॉर अ फंक्शनल प्रोटीन, जो किसी फंक्शनल प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है। सिलेबस वाले वीडियो में हमने क्या किया था, आपको सेंट्रल डोग्मा के बारे में बताया था। हमने बताया था कि एक डीएनए है, उस डीएनए से अगर फिर से कोई डीएनए बनता है तो दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। अगर किसी डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जो आरएनए बना है उस आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। तो हमारा मेन एम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। क्यों? क्योंकि हमें कुछ भी करना है तो हमें उसके लिए वो वैसा प्रोटीन चाहिए, और वो प्रोटीन बनाने वाला कौन है, ये जीन है। तो जीन डीएनए का वो सीक्वेंस कह लीजिए या वो सेगमेंट कह लीजिए जो एक फंक्शनल प्रोटीन के लिए कोड करता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, जीन। हमारे ख्याल से अभी तक आपको जीन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जीन क्या है, डीएनए का वो पार्ट है, डीएनए का वो सीक्वेंस है जो किसी फंक्शनल प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, और वो प्रोटीन जो है हमारे सेलुलर फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे सेलुलर फंक्शन में वो इन्वॉल्व हो रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि जीन क्या है, जीन हेरिडिटरी यूनिट होती है जो किसी भी कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करती है, दैट इज कॉल्ड एज जीन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इन लोग के बारे में थोड़ा देखते हैं। अभी मैं बोल रही थी मेंडल साहब के बारे में, ये हैं हमारे मेंडल साहब, मेंडल जी। ठीक है, मेंडल while explaining the result of his monohybrid and dihybrid crosses first of all conceived of the genes as particular unit and referred them by various names such as hereditary factor और hereditary element। मेंडल ने जब अपना क्रॉस किया था
मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस का, और जब वो अपने रिजल्ट को बता रहे थे तो उनसे पूछा गया था तो वो बोले कि हाँ कुछ है, कुछ फैक्टर है। कभी उसको वो फैक्टर कह दे रहे थे या कभी उसको कह रहे थे कि एक हेरिडिटरी फैक्टर है या हेरिडिटरी एलिमेंट है, बट वो एग्जैक्टली उसको जीन नहीं कह पाए थे। ठीक है, फिर क्या हो गया था, इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रेजेंट सेंचुरी, ठीक है, मेंडल्स फैक्टर्स केम टू बी नोन एज जीन। ये जो प्रेजेंट सेंचुरी चल रही है इसके बिगिनिंग में मेंडल ने जो फैक्टर कहा था उसको हम जीन की तरह जानने लगे थे। किसके वजह से? जोहानसन 1909 में जोहानसन ने क्या किया था, इसको बताया था कि वो फैक्टर की जो बात कर रहे थे मेंडल, वो फैक्टर क्या है, वो है जीन। ठीक, इनिशियली जीन वर कंसिडर्ड एज बीड्स एंड क्रोमोसोम एज स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। मॉर्गन का कहना था, मॉर्गन पहले ये कहते थे कि जो जीन है वो बीड्स, मोतियों की तरह है, और जो क्रोमोसोम है वो स्ट्रिंग, उस मोती की स्ट्रिंग, मतलब मोती के धागे की तरह। लाइक मान लीजिए ये स्ट्रिंग हो गया और इसको हम क्या कह सकते हैं, क्रोमोसोम, और इस पे ऐसे 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 जीन्स प्रेजेंट हैं, लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, क्या है, इनिशियली जीन वर कंसीडर एज बीड्स, जीन को उन्होंने मोती की तरह माना, और क्रोमोसोम को क्या कहा कि वो स्ट्रिंग, मतलब वो धागा है जिस पे मोती पिरोई हुई है, मतलब एक धागा है उस पे मोतियां पिरोई हुई है, मतलब क्रोमोसोम, उसमें जीन्स प्रेजेंट हैं। ये जो है इसको आप क्रोमोसोम कहिए या स्ट्रिंग कहिए, वो धागा कहिए, और ये जो है ये बीड्स हो जाएंगी या आपकी जीन्स हो जाएंगी। मॉर्गन का कहना था 1911 में, और उन्होंने ये भी कहा कि ईच बीड वाज थॉट टू कंट्रोल वन कैरेक्टर बाय कंट्रोलिंग सम बायोकेमिकल स्टेप्स। और उन्होंने कहा कि हर एक मोती जो है, मतलब हर एक जीन जो है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है बाय बायोकेमिकल स्टेप्स, मतलब कुछ स्टेप्स फॉलो कर रहा है। इनका कहना यही रहा हो कि मान लीजिए ये जीन है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ जेनेटिक कोड प्रेजेंट होगा, उस कोड के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड्स बनेंगे। अमाइनो एसिड से क्या कहते हैं, प्रोटीन इज व्हाट, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। जब ढेर सारे अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं तो वो कोई प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। तो इनका कहना यही था कि हर एक जीन जो है वो हर जीन किसी न किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है बाय सम बायोकेमिकल स्टेप्स। तो मान लीजिए ये जीन है, इसके अंदर कोई जेनेटिक कोड सीक्वेंस होगा, जैसा सीक्वेंस होगा उस हिसाब से अमाइनो एसिड्स बनेंगे, और जैसा अमाइनो एसिड होगा उस हिसाब से प्रोटीन बनेगा, और जैसा प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कैरेक्टर शो करेगा। तो इनकी बात सही हुई ना, समझने की कोशिश करिए। एक जीन है तो उसका कुछ ना कुछ उसके अंदर सीक्वेंसेस होंगे जेनेटिक कोड के, और जेनेटिक कोड के जो सीक्वेंस होते हैं, जो ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं, हर ट्रिपलेट कोडॉन्स जो होते हैं वो किसी न किसी अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। अब जब अमाइनो एसिड्स कोड हो जा रहे हैं तो वो अमाइनो एसिड्स आपस में मिलके कोई प्रोटीन बनाएंगे, और हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन, कोई भी हमारे कैरेक्टर्स हो वो उस प्रोटीन की वजह से होते हैं, जो उस कैरेक्टर के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो प्रोटीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो वैसा कैरेक्टर शो करेगा, वैसा काम करेगा। तो यही बात तो वो कह रहे हैं कि ईच बीड वाज थॉट ऑफ कंट्रोल वन कैरेक्टर बाय कंट्रोलिंग सम बायोकेमिकल स्टेप्स। कुछ बायोकेमिकल स्टेप्स के थ्रू हर जीन जो है, हर मोती जो है वो किसी एक कैरेक्टर्स को कर रही है। जैसे ये मान लीजिए कि हमारे पास एक मोती का माला है और हर मोती पे अलग अलग भगवान का नाम लिखा हो, तो कहा जाए कि भैया ये मोती का माला ले लो, हर मोती के माले को घुमाओ और जिस भगवान का नाम लिखा है उस भगवान का नाम लो और पुण्य कमाओ। किसी मोती पे लिखा है राम, किसी पे लिखा है महादेव, किसी पे लिखा है कृष्णा,
तो क्या होगा, हर मोती के साथ हम एक नए मतलब अलग अलग नाम ले रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम उनकी भी भक्ति कर लिए, उनकी भी भक्ति कर लिए, उनकी भी भक्ति कर लिए। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाइए कि हर बीड्स जो है, मतलब हर जीन्स जो है, उनके पास अपना कुछ जेनेटिक कोडॉन होगा। उस कोडॉन के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड्स बनेंगे, उस अमाइनो एसिड्स के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनेंगे और उसी प्रोटीन के अकॉर्डिंग कोई ना कोई कैरेक्टर शो होगा। जैसा प्रोटीन होगा वैसा उसके हिसाब से कैरेक्टर्स आएंगे। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब था, मेंडल जो थे उन्होंने अपने मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस को समझाते टाइम जीन को क्या क्या नाम दिया था। जीन को नाम दिया था कि हेरिडिटरी फैक्टर या हेरिडिटरी एलिमेंट। ठीक, इस स्लाइड से आपको यही पता चलेगा कि कैसे जीन आया, क्या क्या उसके बारे में लोगों के कॉन्सेप्ट, साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट्स रहे। तो सबसे पहले तो जेनेटिक्स का स्टार्ट मेंडल ने करा था, तो मेंडल ने उसको हेरिडिटरी एलिमेंट या हेरिडिटरी फैक्टर कह दिया। उसके बाद जिस सेंचुरी में हम हैं, इस सेंचुरी के बिगनिंग में जोहानसन ने इसको जीन का नाम दे दिया। फिर मॉर्गन आए, मॉर्गन ने कहा कि ये क्या है, मोती के माले की तरह है, ठीक है, और हर मोती इस माले का किसी न किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है बाय सम बायोकेमिकल स्टेप्स, कुछ बायोकेमिकल स्टेप्स को। और वो स्टेप्स क्या रहे होंगे, यही रहेंगे ना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, यही सब स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मेंडल साहब हैं, ये आपका जोहानसन है और ये मॉर्गन है। ओके, अब देखिए मुलर 1932, एक और साइंटिस्ट हैं मुलर 1932, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ अलग काम किया था। मैं बताती हूँ कि मान लीजिए अगर आप पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में मेंडल के बारे में, फर्स्ट सेमेस्टर में जेनेटिक्स में जो मेंडल पढ़ना है उसमें आप पढ़े होंगे, तो उसमें आप पढ़ेंगे कुछ डोमिनेंट जीन्स होते हैं, कुछ रिसेसिव जीन्स होते हैं, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनके हमको इफेक्ट बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनके इफेक्ट हमको कॉमनली देखने को नहीं मिलते हैं, वो बहुत रेयर इफेक्ट शो करते हैं। तो दो तरीके की जीन हुई, एक वो जीन जो कॉमनली इफेक्ट दे रहा है जनरल, ठीक है, उसको हम वाइल्ड टाइप कहते हैं, और दूसरा जो रेयर, जिसके इफेक्ट हमको रेयर देखने को मिलते हैं, उसको हम कहते हैं म्यूटेंट टाइप। ठीक है, यहाँ पे वही बात करना है। मुलर जो थे हैज कंपेयर द म्यूटेंट जीन विथ वाइल्ड टाइप जीन, इसी वाइल्ड टाइप को एक और नाम देते हैं हम स्टैंडर्ड जीन। तो इन्होंने क्या किया था, जो दोनों टाइप के जीन है म्यूटेंट और वाइल्ड, इनको कंपेयर किया था और कंपेयर करके अपना कुछ कंक्लूजन दिया था। क्या कंक्लूजन है उसको देख लेते हैं। उसके पहले देखिए, वाइल्ड टाइप जीन, a term used to describe a gene when it is found in its natural or non-muted form। जब कोई जीन अपने नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, नॉर्मल फॉर्म में होता है, जनरल फॉर्म में होता है, उसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है, तो उस टाइप के जीन को हम स्टैंडर्ड जीन या वाइल्ड टाइप जीन कहते हैं। अगर वही उस जीन में कोई म्यूटेशन हो जाए, कुछ चेंज आ जाए, कुछ मॉडिफिकेशन आ जाए, तो उस जीन को हम म्यूटेंट टाइप ऑफ जीन्स कहते हैं। ठीक, तो सॉरी, दोनों जीन्स अलग अलग हैं, वाइल्ड टाइप अलग है, म्यूटेंट टाइप अलग है। वाइल्ड टाइप जो नॉर्मल है, ठीक है, म्यूटेंट टाइप जिसमें कोई म्यूटेशन हुआ हो या कोई चेंज हुआ हो, कोई मॉडिफिकेशन हुआ हो। तो मुलर ने क्या किया, इन दोनों जीन को आपस में कंपेयर किया और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बताएं कि ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। ठीक है, देख लेते हैं। पहला उन्होंने एक टर्म दिया हाइपोमॉर्फ। क्या दिया, हाइपोमॉर्फ। हाइपो का मतलब कम, मॉर्फ जो है वो किससे मिलके बना है, मॉर्फोलॉजी से। हाइपो लेस, मॉर्फ मॉर्फोलॉजी। These are the genes which have same effect as the standard gene, but their phenotypic expression is less effective। दो जीन को हम कंपेयर कर रहे हैं, वाइल्ड टाइप को और म्यूटेंट टाइप को। वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट टाइप, नाम से देखिए, याद करने की कोशिश करिए, नाम लिखा हाइपोमॉर्फ। ठीक है, फिनोटिपिक जो होता है इफेक्ट, वो मॉर्फोलॉजी ही बताता है।
हाइपो मतलब लेस, तो मॉर्फोलॉजी में ही कुछ कमी आ रही है। क्या आ रही है कि हाइपोमॉर्फ वो जीन है, these are the gene which have the same effect as the standard gene। जैसा स्टैंडर्ड जीन का इफेक्ट है वैसा ही इसका भी इफेक्ट है, लेकिन इसका जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है वो कम इफेक्टिव है, वो कम इफेक्टिव है। तो इस टाइप के जीन को हम कहते हैं हाइपोमॉर्फ। ठीक है, वाइल्ड टाइप वाला चेंज नहीं हो रहा है, म्यूटेंट वाले में ही चेंज आ रहा है। तो जब वो चेंज होके ऐसा हो जाए कि उसका जो इफेक्ट होगा वो सेम होगा स्टैंडर्ड जीन के, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या करेगा, उतना इफेक्टिव, फिनोटिपिकली उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि स्टैंडर्ड वाला है। ठीक है, स्टैंडर्ड वाला ज्यादा इफेक्टिव होगा और ये क्या होगा, उससे कम इफेक्टिव होगा इन द सेंस ऑफ फिनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप के सेंस में हाइपोमॉर्फ जीन्स जो होते हैं वो स्टैंडर्ड जीन से लेस इफेक्टिव होते हैं। क्लियर है? सेकंड, एमॉर्फ, दीज आर द जीन्स विच हैव वेरी लेस इफेक्ट देन द स्टैंडर्ड जीन। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए क्या हो रहा था, दोनों के इफेक्ट सेम थे, बट ये ऐसे जीन हैं जहां पे वेरी लेस इफेक्ट देन द स्टैंडर्ड जीन, स्टैंडर्ड जीन से उसका इफेक्ट बहुत कम है, दैट इज दे डू नॉट कॉज एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन फिनोटाइप। मतलब इतना कम इफेक्ट है कि ये कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज कॉज ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये कोई भी, मतलब चाह तो रहे हैं कि हम उसको बदल दें, लेकिन इनका इफेक्ट इतना कम है कि हो ही नहीं रहा है कुछ। ठीक है, ये कोई चेंज नहीं ला पा रहे हैं फिनोटाइप में। ओके, फिर आता है हाइपरमॉर्फ। हाइपर मतलब ज्यादा, मोर। ठीक है, दीज आर द जीन विच हैव ग्रेटर इफेक्ट देन द स्टैंडर्ड जीन। इसमें क्या था, ऐसे जीन थे जिनका इफेक्ट सेम था, इसमें क्या था, बहुत कम इफेक्ट था, और इसमें क्या हो रहा है, दीज आर द जीन विच हैव द ग्रेटर इफेक्ट देन द स्टैंडर्ड जीन। स्टैंडर्ड जीन से इनका इफेक्ट ज्यादा है, दैट इज दे प्रोड्यूस मच फिनोटाइपिक चेंज। तो जब उससे ज्यादा इफेक्टिव है तो फिनोटाइप में वो अपना कंट्रीब्यूशन करेगा। वो फिनोटाइप में जैसा चेंज, मत जो देखिए क्या होता है, दुनिया किसकी है, जो बलवान है भाई। ठीक है, जो ताकतवर है दुनिया उसकी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहते हैं ना, एक मुहावरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, बराबरी की बात हो जा रही थी, लेकिन क्या बराबरी की बात हो जा रही थी, तो स्टैंडर्ड जीन कह रहा था कि हम अपना स्टैंडर्ड नहीं बदलेंगे, हम अपना स्टैंडर्ड नहीं बदलेंगे, जैसे हैं वैसे ही हैं। इसलिए ये क्या कर रहा था, हाइपोमॉर्फ इसके फिनोटाइप में कोई भी एक्सप्रेशन शो नहीं कर पा रहा था। एमॉर्फ में क्या हो रहा था कि ये जीन ऐसे थे जिनका बहुत ही लेस इफेक्ट था। तो जब आप इतने कमजोर हैं तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी कोई सिग्निफिकेंट चेंज वो कॉज नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे चीजें हो गई उल्टी, स्टैंडर्ड जीन से म्यूटेंट जीन या हाइपोमॉर्फ जीन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जा रहा है। तो जब वो ज्यादा बलवान हो जा रहा है तो जैसा चाह रहा है वैसा वो कर लेगा। ठीक है, तो वैसा वो कर ले रहा है। आगे देखते हैं, एंटीमॉर्फ, these are the gene which results in opposite, these are the genes which results in opposite phenotypic effect than the standard gene, that is they produce abnormal phenotype। अब यहाँ पे बात आ गई, एकदम अपोजिट हो गए दोनों। ठीक है, क्या हो रहा है, जो स्टैंडर्ड फिनोटाइप का जो इफेक्ट था, अब यहाँ पे एंटीमॉर्फ वो जीन होते हैं जो एबनॉर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एबनॉर्मल इफेक्ट इनके आएंगे। ठीक है, नियोमॉर्फ, these are the gene which produce a phenotypic effect that is qualitatively different from that the standard gene। अगर इनकी क्वालिटी देखें तो ये क्वालिटी के बेसिस पे स्टैंडर्ड जीन से अलग हैं। ठीक, हमने 5 टाइप पढ़े। ठीक है, 5 टाइप पढ़ा हमने, क्या क्या पढ़ा, हाइपोमॉर्फ, एमॉर्फ, हाइपरमॉर्फ, एंटीमॉर्फ, नियोमॉर्फ। ठीक, हाइपोमॉर्फ क्या था कि इफेक्ट उनके सेम थे, बट फिनोटिपिकली वो नहीं इफेक्ट अपना शो कर पा रहा था।
फिर एमॉर्फ था, उसका इफेक्ट ही इतना कम था कि कोई सिग्निफिकेंट चेंज वो नहीं कॉज कर पा रहा था। हाइपरमॉर्फ क्या था, वो जीन्स थे जिनके इफेक्ट बहुत ज्यादा ग्रेटर हैं स्टैंडर्ड जीन से। तो जब इफेक्ट बहुत ज्यादा ग्रेटर है तो जैसा चेंज वो चाह रहा था वैसा वो फिनोटाइप में चेंज कर रहा था। फिर आता है एंटीमॉर्फ। एंटीमॉर्फ वो जीन थे जो उसके एकदम अपोजिट रिजल्ट दे रहे थे। स्टैंडर्ड जीन का जो इफेक्ट था वो एकदम एबनॉर्मल इफेक्ट देने लग रहे थे, ठीक है। नियोमॉर्फ वो जीन थे जो फिनोटिपिकली इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, और ये किस बेसिस पे हम देख रहे थे, तो क्वालिटी बेसिस पे देख रहे थे। क्वालिटेटिवली डिफरेंट थे वो उनसे स्टैंडर्ड जीन से, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन। जीन है, कहाँ है, पढ़ लिया। कैसे उसके बारे में लोगों ने जाना, ये भी पढ़ लिया। डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने उनके बारे में क्या काम किया, ये भी हम लोगों ने देख लिया। फिर मूलर ने जो दोनों टाइप्स के जीन्स हैं उनके बीच में कंपैरिजन करके जो बताया वो भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि कोई भी एक जीन होता है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है। नंबर ऑफ जीन्स इन ईच ऑर्गेनिज्म इज मोर देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इस पॉइंट को क्या आप अग्री कर रहे हैं कि नंबर ऑफ जीन्स इन ईच ऑर्गेनिज्म इज मोर देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। किसी एक ऑर्गेनिज्म में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उसके अंदर जीन्स जो होंगे उससे ज्यादा नंबर में होंगे। बिल्कुल होंगे। किसी ऑर्गेनिज्म में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, हर सेल का न्यूक्लियस होगा और हर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होंगे, और हर क्रोमोसोम के अंदर न जाने कितना लंबा डीएनए होता है। तो हर डीएनए पे जीन्स प्रेजेंट हैं। तो एक क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और उस पूरे डीएनए पे न जाने कितने जीन्स प्रेजेंट हैं, मिलियंस, ट्रिलियंस, पता नहीं कितने जीन्स प्रेजेंट हैं। तो हो गया ना। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये कह रहा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जीन्स जो होते हैं उससे ज्यादा नंबर में होते हैं, ठीक है। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में होंगे, हेंस सेवरल जीन्स आर लोकेटेड ऑन ईच क्रोमोसोम, ठीक है। कह रहा है हर क्रोमोसोम पे ढेर, क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि हर क्रोमोसोम पे सेवरल नंबर ऑफ जीन्स लोकेटेड होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ जीन्स लोकेटेड होते हैं। ऐसा नहीं कि एक क्रोमोसोम है तो एक ही जीन है, नहीं, एक क्रोमोसोम पे ढेर सारे नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, अरेंज इन सिंगल लीनियर ऑर्डर लाइक बीट्स ऑन स्ट्रिंग। अब इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, ये क्या करते हैं, सिंगल सिंगल एक लीनियर ऑर्डर में, मतलब एक लाइन से ऐसे सिंगल सिंगल अरेंज होते हैं। ऐसा लगता है कि किसी धागे में मोती पिरोई गई है। कोई एक धागा है उसमें मोतियां लगी हुई हैं, बीट्स ऑन स्ट्रिंग की तरह दिखते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक लीनियर ऑर्डर में सिंगल सिंगल प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि हाउच पाउच यहाँ भी जीने यहाँ भी जीने, ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। ऑक्युपाइड स्पेसिफिक पोजीशन कॉल्ड लोकस, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं भी किसी एक क्रोमोसोम में जीन्स जहां पे प्रेजेंट होते हैं उस पोजीशन को हम कहते हैं लोकस। तो कहने का मतलब है कि ये एक स्पेसिफिक पोजीशन ऑक्युपाई किए होते हैं और उसका हम एक स्पेसिफिक नाम भी देते हैं जो नाम है लोकस, ओके। एग्जिस्ट इन अल्टरनेटिव फॉर्म कॉल्ड अलील्स। अब क्या है कि ये जीन्स जो होते हैं वो हर जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं जिनको हम कहते हैं अलील। जैसे मान लीजिए कि कोई एक जीन है, सबसे सिंपल, हम आप लोग को हमेशा चीजों को बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक। तो सबसे सिंपल एग्जांपल बचपन से हम पढ़ते आते हैं इसलिए हमें वो भूलता नहीं है, तो चलिए वही देख लेते हैं। प्लांट हाइट वाला, पी प्लांट की जो हाइट वाली है उसमें क्या रहता है, ये ना टॉलनेस के लिए, और ये तो ये देखिए ना, क्यों सिर्फ एक टी नहीं लिखा है, क्यों सिर्फ एक स्मॉल टी नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना, क्यों, क्योंकि ये एक जीन है जो लंबे पेड़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और हम जीन की कैरेक्टरिस्टिक्स को जान रहे हैं कि ये इसके पास अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं जिनको हम अलील्स कहते हैं। तो इन दोनों को अगर हम अलग अलग कर देते हैं तो वो कहलाते हैं अलील्स, ठीक। और यही है जीन्स के अल्टरनेटिव फॉर्म जिनको हम अलील्स कहते हैं। फिर क्या है नेक्स्ट,
कैपेबल ऑफ कॉम्बाइंड टुगेदर और कैन बी रेप्लिकेट ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन। अब सोचिए कि कोई सेल डिवाइड होना है। हमने आपको बताया स्टार्टिंग से कि एक सेल होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में वो सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं, लाइक क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है। और अब एक सेल है, उसको करना है डिवाइड होकर 2 सेल बनाने हैं। तो इसके अंदर जो चीजें हैं वो इसको क्या करना होगा, बांट बांट के दोनों को तो देना होगा। दोनों के पास जब तक कंप्लीट चीजें नहीं होंगी, कंप्लीट मशीनरी नहीं होगा, तब तक ये वर्क कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, इसमें जो भी चीजें हैं, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन्स हैं, तो जब सेल को डिवाइड होना होता है तो ये न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है। न्यूक्लियस के डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ, क्रोमोसोम भी डिवाइड हो गया। क्रोमोसोम के डिवाइड होने का मतलब क्या कि डीएनए भी डिवाइड हो गया। डीएनए के डिवाइड होने का मतलब क्या है कि जीन्स भी डिवाइड होके दोनों में गए होंगे। यहाँ पे भी आ जाएगा न्यूक्लियस, यहाँ पे भी आ जाएगा न्यूक्लियस, और इसके पास भी क्रोमोसोम होगा और इसके पास भी क्रोमोसोम होगा। इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए भी होगा, इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए भी होगा, और इसके पास भी जीन होगा, इसके पास भी जीन होगा। तो वही वो कह रहा है कि कैपेबल ऑफ कंबाइंड टुगेदर और कैन बी रेप्लिकेट ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन। इनके पास कंबाइन होने की भी कैपेबिलिटी होती है और रेप्लिकेट करने की भी कैपेबिलिटी होती है जब सेल डिवीजन होता है। तो ठीक है, लास्ट क्या है, undergo for sudden change in the position and composition called mutation। हमने कहा कि जीन जो होता है उसका अपने एक स्पेसिफिक पोजीशन होता है जिसको हम कहते हैं लोकस। मान लीजिए जो हम प्लांट हाइट की ही बात किए थे, तो उसका पोजीशन कहता हुआ कि भाई प्लांट हाइट की जो सेल होती है वो इस पे प्रेजेंट होती है। या हम ऐसे नहीं भी समझ में आती, मान लीजिए हम कह दिए कि हाँ 18th क्रोमोसोम पे हाइट वाली जीन प्रेजेंट है। अब किसी भी रीजन से म्यूटेशन हो जाए और म्यूटेशन होके जो हाइट वाली जीन 18th पे हमेशा प्रेजेंट रहती थी वो जाके 22nd पे प्रेजेंट हो जाए, तो चेंज आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, और वही कहलाता है म्यूटेशन। म्यूटेशन इज व्हाट, एनी सडन चेंजेस इन जीन, जीन के पोजीशन में, जीन के कंपोजिशन में कोई एक सडन चेंज आ जाए। कंपोजिशन में कैसे, उसको भी देख लीजिए। मान लीजिए हम कंपोजिशन बताने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या है, मान लीजिए हालांकि जो जेनेटिक कोड होते हैं वो ATGC होते हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए बस ऐसे ही कुछ भी कोडिंग लिख दिए हैं। आप मानिए यही कि ये एक जेनेटिक कोड है, और हमको पता है क्या कि जेनेटिक कोड जो होते हैं वो हमेशा ट्रिपलेट में रीड किए जाते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी ट्रिपलेट की एक एक पेयरिंग बना दें तो देखिए क्या है, राम हैज रेड कैप, ठीक, और यही एक कंपोजिशन है जो मिलके एक जीन बना रहा है, ठीक। और ये इसका कंपोजिशन क्या है, अभी हम इसको पढ़ पा रहे, राम हैज रेड कैप। अगर इसके कंपोजिशन में कोई चेंज आ जाए, ठीक, कोई चेंज आ जाए में मतलब मान लीजिए हो सकता है ये H किसी वजह से डिलीट हो जाए, ये H जो है ये किसी वजह से डिलीट हो जाए, ठीक है। ये H अगर डिलीट हो जाता है तो अब जो हमारा जेनेटिक कोड आएगा वो क्या आ जाएगा, जेनेटिक कोड है, ट्रिपलेट के फॉर्म में ही होगा। राम ASR कोई मतलब नहीं, EDC AP आगे जो भी आएगा, सिर्फ एक डिलीट हुआ है ना, एक कोडॉन, उसकी वजह से पूरे अर्थ का अनर्थ हो गया। अब हम इसका क्या ही अर्थ निकाल सकते, कोई मीनिंग निकाल सकते क्या, राम तो मान समय ASR, व्हाट इज ASR, ठीक है। ASR EDC, व्हाट इज EDC, कोई वर्ड बन रहा है क्या, नहीं, कोई मीनिंग है क्या इसका, नहीं, कोई मीनिंगफुल नहीं है। तो
सिर्फ एक डिलीट हुआ, उसकी वजह से अर्थ का अनर्थ हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए अगर कोई एक ऐड भी हो जा रहा है तो वही चीजें होंगी, ठीक। तो यहाँ पे कहने का वही मतलब है कि अंडरगो फॉर सडन चेंज, अगर उसके पोजीशन या कंपोजिशन में कोई भी सडन चेंज आ जाता है तो पूरा मतलब बदल जाएगा पूरा, और इस सडन चेंज को ही हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन। तो ये थी जीन की कैरेक्टरिस्टिक्स कि जीन्स जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उससे ज्यादा जीन्स होते हैं, क्योंकि हर क्रोमोसोम पे सेवरल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा था कि जो जीन्स होते हैं वो सिंगल एक लीनियर मैनर में प्रेजेंट होते हैं, ऐसा लगता है किसी धागे में मोती पिरोई गई हैं। ऑक्युपाइड एक स्पेसिफिक पोजीशन ऑक्युपाइड करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। इफ द पोजीशन ऑफ जीन्स चेंजेस, अगर उसके पोजीशन को हम चेंज कर रहे हैं तो उसकी पूरी कैरेक्टर चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मान लीजिए वो जीन हमेशा 13 क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, जाके 18 पे प्रेजेंट हो जाए तो उसका पूरा मतलब बदल जाएगा, ठीक है। एग्जिस्ट इन अल्टरनेटिव फॉर्म, जीन्स के पास अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं जिनको हम अलील्स कहते हैं, और ये कंबाइन करने के भी कैपेबल होते हैं और रेप्लिकेट भी कर लेते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे। और अगर इनके कंपोजिशन या पोजीशन में कोई भी सडन चेंज आता है तो पूरी चीजें, पूरे कैरेक्टर्स या पूरा उसका इफेक्ट बदल जाएगा, और इसी सडन चेंज को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ जीन के बारे में और भी चीजें, उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में देखेंगे, और कौन सी जीन्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं वो हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, और जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें।